बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर 4 है हमारा। डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अंदर हम वैसे आमतौर पर हमें जो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं, 12 या 15 तक पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं डिफेंस मैकेनिज्म वो है 30 लिखे हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आज पहली दफ़ा पढ़ेंगे। वो ज़्यादातर 10-12 ही कराए जाते हैं। हमें भी ऐसे ही कराया गया था, बुक्स में भी ऐसे ही मिलते हैं। जो ज़्यादातर बुक्स हमें पढ़ाई जाती हैं उनमें भी 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिल जाएँगे। ठीक है? तो आज हम 30 जो है डिफेंस मैकेनिज़्म्स देखेंगे। तो डिफेंस मैकेनिज़्म को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रैटेजीज़ द ईगो uses to define itself against the anxiety provoked by conflicts of everyday life। ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हमारी ईगो यूज़ कर रही होती है डिफेंड करने के लिए एंग्जायटी से। डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व डिनायल्स और डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही होती है इसमें और डिनाई कर रही होती है। ठीक है? इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डिफेंस मैकेनिज्म की। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे मैंने आज तक पढ़ा नहीं था। मतलब कि जब ये मैंने कोर्स बनाया उससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई पूछ सकता है या हो सकती हैं। होती तो है, ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन ये है कि वो हमने एस्पेक्ट उसका पकड़ा ही नहीं होता चीज़ों का बाज़ दफ़ा। तो ये इसकी 2 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ज़हन में रखनी है। एक तो ये कि रियलिटी को डिनाई या डिस्टॉर्ट कर रहा होगा, ठीक है? और दूसरी क्या है कि ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट करेगा। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है उनको बोला जाता है कि कॉन्शियसली भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको अनकॉन्शियसली ही माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम इसको कॉन्शियसली करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हम फिर खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे कि अगर हम खुद ही, वो कहते हैं ना कि जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे यार मैंने झूठ तो नहीं बोला था। तो वो फिर हम खुद को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफरेंट टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म आपको मिलेंगे। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे हैं जो सिगमंड फ्रायड ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। इंट्रोड्यूस इसने ही कराया था डिफेंस मैकेनिज्म को, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, मजीद जो डिफेंस मैकेनिज्म दिए वो दिए थे उसने, एना फ्रायड ने। अच्छा, उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं, न्यूरोटिक भी हो सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकते हैं और इमेच्योर भी हो सकते हैं, मैच्योर भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल होता है, हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है, तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? ये हेल्दी होता है और नॉर्मल इसको कहेंगे हम, ठीक है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इसको बोलेंगे कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी शख्सियत का या हमारी लाइफ का या हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि डिफेंस मैकेनिज़्म एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें नॉर्मल लाइफ गुज़ारने में बहुत हेल्प कर रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म को। रिप्रेशन। रिप्रेशन वो डिफेंस मैकेनिज्म को जिसको बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है। एक रिप्रेशन को, एक डिनायल को, ये बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म इनको बोला जाता है और कहा जाता है कि इसी से बाकी डिफेंस मैकेनिज्म निकले हैं। जब हम यूज कर रहे होते हैं तो दो ही चीजें कर रहे होते हैं, या तो हम रिप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, रियलिटी को, या फिर हम उसको डिनाई कर रहे होते हैं। बाकी सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है कि इन्हीं से निकले हैं, ठीक है। और अगर बेसिक की पूछा जाए कि बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है, तो आप रिप्रेशन या डिनायल को, रिप्रेशन तो लाजमी बेसिक कहा जाता है और डिनायल भी बेसिक ही है। यानी कि इससे आगे आप, मतलब कि आपको हर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिलेंगी। अच्छा, रिप्रेशन क्या होता है? मोस्ट बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि एंड मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड अनएक्सेप्टेबल आइडियाज, इंपल्सेस और फीलिंग्स आर बैनिश्ड टू द अनकॉन्शियस। इसमें क्या होता है कि हम रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, अनकॉन्शियस में धकेल देते हैं वो चीजें जो हमें, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होती, या हमारे लिए जिनको हम बियर नहीं कर पाते, या हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होती हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, पर्सन हु वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड मे रिप्रेस दोज मेमोरीज एंड फीलिंग्स। अब ये देखें, ये वैसे तो मैं इस एग्जांपल को निकालने लगा था, लेकिन मैंने कहा ये टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करती है और हमारे लिए भी लर्निंग का बायस हो सकती है, तो मैंने इसको नहीं निकाला। एक बच्चा अगर सेक्सुअली अब्यूज हुआ ना, तो 95% ऐसा होता है कि बच्चा दबा जाता है, बच्चा बताता नहीं है, बच्चा शो नहीं करता, ठीक है, वो उसको अनकॉन्शियस में फेंक देता है। इसीलिए तो वो, इसने सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि अनकॉन्शियस में पड़ी हुई चीजें उसको बार बार पिंच करती रहती हैं, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालती रहती हैं, इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। अच्छा, a soldier who has experienced traumatic events during a war may repress those memories। अगर किसी को ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो वो उसको रिप्रेस करेगा उन मेमोरीज को, ताकि उसको एंग्जाइटी या मेंटल इशू ना हो, मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल, आप ये कह सकते हैं, डिस्टरबेंस ना हो। इस वजह से वो उसको दबाने की कोशिश करता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ होगा, कोई भी
बैड एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है, किसी के साथ ऐसी लड़ाई हो सकती हो आपकी जिसके बाद आपको बहुत उसको याद करते हुए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कोशिश करते हैं उससे जान छुड़ाने की, उसको भूलने की। तो ये वही वाली चीज होती है। डिनायल की बात आ जाते हैं, जब हमारे साथ कोई कोई बैड एक्सपीरियंस या बड़ा कोई हादसा हो जाता है तो हम उसको मानने से इनकार कर दें, हम उसको मानने से इनकार कर दें कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज आर पेनफुल और अनप्लेजेंट रियलिटी, रिफ्यूज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू ड्रग्स और अल्कोहल मे डिनाई दैट दे हैव अ प्रॉब्लम। अगर एक बंदे को वो ड्रग्स लेता है, अल्कोहल लेता है, तो वो डिनाई कर देता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। फिर क्या कहता है, रिफ्यूज टू सीक हेल्प, वो हेल्प लेने से भी मना कर देता है, इवन इफ देयर एडिक्शन इज कॉजिंग हार्म टू देमसेल्व्स और अदर्स। अगर उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसको दूसरों को अगर मतलब कि दूसरों के लिए खतरे का बायस बन रही है या प्रॉब्लम का बायस बन रही है, इसके बावजूद वो इसको मानने से इनकारी होता है, मान नहीं रहा होता, डिनाई कर रहा होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, पर्सन हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद द सीरियस इलनेस, एक बंदा को डायग्नोज हुआ है अगर सीरियस इलनेस से, तो उसको डिनाई कैसे करेगा, मे डिनाई द सेवेरिटी ऑफ देयर कंडीशन, अपनी बीमारी की सेवेरिटी को डिनाई करता है, एंड रिफ्यूज टू फॉलो मेडिकल एडवाइस। अगर आपको ये हमारे घरों में अक्सर होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपने इस चीज से परहेज करना है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम या हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बहन भाइयों में से कोई या छोटे बहन भाइयों में से, कि वो उसको डिनाई कर रहे होते हैं, यार डॉक्टर ने तो ऐसे बोल दिया, इतना तो मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मतलब वो उसको डिनाई करके तो वो खा रहे होते हैं चीजें, वो परहेज नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर वो परहेज करेंगे तो वो तो खुद मान लेंगे ना कि हमें प्रॉब्लम है, तो वो फिर उसको डिनाई करके, उसको गलत कह के, तो वो परहेज करना छोड़ देते हैं, मानते नहीं, डिनाई करते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपको कॉमन देखने को मिलती है ये वाली चीज हमारे घरों में अक्सर। तो बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी इसी तरह से ही हैं। अच्छा, उसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, मुतबादल देना, किसी चीज का देना या लेना। कंपनसेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स मेकिंग अप फॉर अ परसीव्ड, मेकिंग अप यानी कि कंपनसेट करना, फॉर अ परसीव्ड वीकनेस और डेफिशिएंसी। अगर आप में कोई वीकनेस या डेफिशिएंसी है तो उसको आप क्या कर रहे हो, तो कंपनसेट कर रहे होते हो किसी और चीज से या किसी और जगह पर। कैसे, अ पर्सन हु स्ट्रगल्स विद देयर फिजिकल अपीयरेंस में कंपनसेट बाय बिकमिंग वेरी गुड एट अ स्पोर्ट और एक्टिविटी। एक बंदा, एक आप कह सकते हैं लड़का, इंडिविजुअल लेते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी लड़की भी। अब वो अगर फिजिकली इतना अच्छा नहीं है या मतलब कि आप कह सकते हैं अगर वो अपनी पर्सनैलिटी वाइज इतना खूबसूरत नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, उसको कंपनसेट करता है। कैसे कंपनसेट करता है, वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट में अच्छा हो जाएगा, या वो कोई मतलब के कामयाबी हासिल कर लेगा, इतनी बड़ी कोई इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेगा, या कोई बहुत अच्छी जॉब हासिल कर लेगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा, एक लड़का ऐसा है, आपने वो ड्रामा देखा होगा परिजाद, परिजाद ड्रामा देखा आपने, किसी ने, किसी ने आप में से, परिजाद? जी सर देखिए। परिजात में क्या होता है, उसका रंग होता है सांवला, काला रंग होता है उसका, ठीक है। तो उसको एक लड़की कहती है कि उसने पता नहीं क्या बोला था, कि उसने बोला था नाम वगैरह पता नहीं क्या लिया था, उसने कहा था कि आप ना ऐसा करो, तुम ऐसा करो कि बाहर निकलो दुनिया में से, अपने हिस्से की दौलत इकट्ठी कर लो, ठीक है। जब आपके पास दौलत होगी ना तो ये सांवला रंग कोई नहीं देखेगा, आपका ये सांवला रंग फिर आपका फैशन बन जाएगा, लोग फैशन समझना शुरू कर देंगे इसको। तो हुआ भी ऐसा ही, जब वो अमीर हो जाता है तो उसको फिर क्या करना शुरू कर देते हैं, बहुत लोग मतलब उसको प्रेज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप एक चीज में वीक हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप उसका मुतबादल लेके आते हो, कंपनसेट करते हो किसी और जगह पर उसको, या किसी और तरीके से। तो ये कंपनसेशन है। कन्वर्जन, कन्वर्जन आपने डिसऑर्डर भी देखा होगा, सुना होगा, कन्वर्जन डिसऑर्डर, फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। मतलब हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम की वजह से, एंजाइटी की वजह से फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएं या शो होना शुरू हो जाएं, इसको हिस्टेरिया भी कहा जा सकता है। कन्वर्जन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये अच्छा, बाज दफा मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये ऊपर वाली भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो समझ आए उसको पिक कर लेना। In which an individual converts their emotional distress or anxiety into a physical symptom or condition। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का आपको पता ही है कि वो अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कन्वर्ट कर देता है फिजिकल सिम्टम्स में। In this way, the person can cope with the emotional distress by manifesting physical symptoms. Instead, conversion is often associated with the somatic symptoms disorder. Somatic symptom disorder में इसको गिना जाता है। इसकी मिसाल देखते हैं, person who is experiencing intense anxiety अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट। अब उसको पब्लिक स्पीकिंग करनी है एक बंदे को, ठीक है, तो फिर अब वो क्या कर रहा है, उसको
एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है उस वजह से, फियर है, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का, तो अब वो क्या कर रहा है, फिजिकल सिम्टम क्या आ रहे होते हैं हमें, हमें स्टमक एक हो रहा था, हमारे मैदे में वो क्या हो रही थी, गड़बड़ हो रही होती है, हेडेक हो रहा होता है, इवन के हम मतलब के बाज दफा ऐसा होता है कि हम एंग्जाइटी को बेर ही नहीं कर पाते और होशोवास खो जाते हैं, ठीक है, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, और दिल घबराने लग जाता है, बाज दफा दिल बैठने शुरू कर देता है एंग्जाइटी की वजह से, तो वो फिजिकल सिम्टम शो हो रहे होते हैं एंग्जाइटी की वजह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ये आपने कॉमन देखा होगा, अगर आपकी प्रेजेंटेशन हो तो उस वजह से आपको कितना नर्वसनेस हो रही होती है, फिजिकली आप कांप रहे होते हैं, या आपकी आवाज में लग्जिश हो रही होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है आपकी, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। हार्ट अटैक नहीं कहेंगे, हार्ट अटैक किसी को एंग्जाइटी की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाँ, एंग्जाइटी की वजह से मैंने मेरे जहां तक मैंने पढ़ा है एंग्जाइटी की वजह से डेथ नहीं होती। हार्ट अटैक क्योंकि इसमें किसी की डेथ नहीं होती तो हार्ट अटैक उसको इसमें कंसीडर नहीं कर सकते हम, हार्ट अटैक तो मुश्किल है, हो सकता है कि इसको काउंट भी किया जा सके लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि अगर इससे डेथ नहीं हो सकती तो फिर हार्ट अटैक को इसमें काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में तो ज्यादातर चांस होता है कि डेथ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है अनडोइंग। अनडोइंग का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है बाद में आप उसको कंपनसेट कर रहे होते हो, उसको कंपनसेट करने के लिए कोई काम कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय सम काउंटर एक्ट, उस मतलब कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर अगर आपने शो कर दिया उसको बाद में काउंटर कर रहे होते हो, सिमिलर टू रिएक्शन फॉर्मेशन की तरह होता है। मिसाल के तौर पर सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू रिवर्स अ नेगेटिव थॉट, आप अनडू कर रहे होते हो फीलिंग और एक्शन बाय एंगेजिंग इन अ पॉजिटिव थॉट फीलिंग और एक्शन। अगर आपसे कोई गलती हो गई है घर के अंदर या कहीं पर भी कोई गलती हो गई तो बाद में आप उसको कंपनसेट कर रहे होते हो, उसकी भरपाई कर रहे होते हो कोई पॉजिटिव थॉट फीलिंग या एक्शन के साथ, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये क्यों कर रहे होते हैं, इट इज ऑफन यूज्ड एज अ वे टू एलिविएट फीलिंग ऑफ गिल्ट, एंग्जाइटी और शेम, इन चीजों से बचने के लिए हम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अ पर्सन हु हैज जस्ट येल्ड एट अ लव्ड वन मे फील गिल्टी एंड अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। हो सकता, फर्ज करें कि आपकी मम्मा ने आपको किसी दिन बहुत ज्यादा डांट दिया, क्योंकि मम्मा तो प्यार ही करती होती है ना बच्चों से, बहुत ज्यादा डांट दिया, अब उनको इस चीज का पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी लाडली बेटी को या लाडले बेटे को डांट दिया, अब वो क्या करेगी, अब वो उसको गिल्टी गिल्टी फील हो रहा है ना मम्मा को, अब वो इन नेगेटिव फीलिंग को क्या करेगी, द पर्सन में एंगेज इन अ पॉजिटिव एक्शन सच एज ब्रिंगिंग देयर लव्ड वन अ कप ऑफ टी, आपके लिए वो प्यारा सा मतलब आपकी पसंद का खाना बनाएंगी, ठीक है, आपके पास आके बैठ जाएंगी और कुछ और करना शुरू कर देंगे ना पॉजिटिव, उसको कंपनसेट करने के लिए, और अब आपको भी फील हो रहा है कि ये कंपनसेट हो रहा है, कंपनसेट किया जा रहा है, तो ये वो वाली चीज होती है, अनडूइंग कर रहे होते हैं कि वो पहले वाली चीज की भरपाई कर दें हम किसी तरह से, ठीक है, ये भी हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं अपने घरों में या हमारे साथ हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ये वाला ना डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एक अपनी चीज को दूसरे पर थोप देना है, बेसिकली प्रोजेक्शन, एक सिंपल सी बात करें, एट्रीब्यूट देयर ओन अनवांटेड अनएक्सेप्टेबल थॉट फीलिंग और बिहेवियर्स ऑन टू समवन एल्स, किसी दूसरे पर थोप देना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। दिस कैन हैपन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ये कॉन्शियसली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, एंड इट इज अ वे फॉर इंडिविजुअल टू अवॉइड कन्फ्रंटिंग देयर ओन इश्यूज बाय प्रोजेक्टिंग देम, और दूसरों पर थोप कर आप अपने उस बिहेवियर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपसे हो रहा होता है या आप कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अ पर्सन हु इज एंग्री एंड हॉस्टाइल में प्रोजेक्ट देयर ओन अग्रेशन ऑन टू अदर्स एंड एक्यूज, एक बंदा बहुत अग्रेसिव हो रहा है, गुस्से में आ रहा है, ठीक है, वो बहुत मतलब के रिस्पॉन्स कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपना गुस्सा, तो वो फिर क्या करेगा, उसको दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देगा कि यार ये उनकी वजह से मुझे हो रहा है, मतलब वो अग्रेसिव हो रहे हैं इसलिए मैं हो रहा हूँ, ठीक है। A person who is struggling with their own feelings of inadequacy may project their insecurities onto others and accuse them, दूसरों को गुनाहगार ठहरा रहा है, of being inferior or not good enough, वो अच्छे नहीं है इसलिए। Someone who is struggling with their own prejudice and biases, अपनी prejudice या biases, कोई बंदा अगर prejudice शो करता है तो फिर इसको वो इस गिल्ट को कवर करने के लिए क्या करता है, प्रोजेक्ट देम ऑन टू अदर्स एंड अक्यूज देम ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रोजेडिस, ठीक है, दूसरों पर ये अप्लाई कर देता कि यार उनकी वजह से ऐसा।
प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये वाली जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना। प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि जब आप किसी के साथ बदतमीजी कर लेते हैं या किसी के साथ कोई ज्यादती करते हैं या किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो फिर उसके रिएक्शन से आप समझ रहे होते हैं, उसके रिएक्शन से या रिस्पॉन्स से आप समझ रहे होते हैं कि यार ये ना शायद मैंने ठीक नहीं किया। मिसाल के तौर पर identification is defense mechanism in which individual projects their own thoughts, feeling and behavior onto another person and then identifies, उसको identify कर लेता है that person's response, उस person के response से कि उसको feel हो गया है। मिसाल के तौर पर बाज दफा ऐसा होता है कि आप किसी अपने कजन वगैरह के साथ या किसी टीचर के साथ बाज दफा आपके मुंह से ना निकल जाते हैं कोई ऐसे अल्फाज या ऐसी टोन आपकी हो जाती है कि वो जो टीचर से नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपके से अल्फाज निकले हैं, सामने से आपके टीचर ने या आपके कजन वगैरह ने या किसी भी आपके बड़े ने आगे से उसका रिस्पांस दिया या आपको आंखें निकाली हैं या उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, तो फौरन से आपको पता चल गया कि यार मतलब गलत बात होगी मेरे से, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया। तो ये वो वाली बात है कि आप जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो उसकी मतलब कि इसको प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि आपने उसको प्रोजेक्ट किया फिर उसके बाद आइडेंटिफाई भी कर लिया कि यार उसको फील हो गया। अब मिसाल देखते हैं इसकी। अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग विद फीलिंग ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन, अगर एक बंदे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर हो रहा है, मे प्रोजेक्ट दोज फीलिंग ऑन टू अनदर पर्सन, ये फीलिंग दूसरों पर जब वो प्रोजेक्ट करता है, सच एज द थेरेपिस्ट और फ्रेंड, देन आइडेंटिफाई विद दैट पर्सनस रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स से पता चलता है द पर्सन में फील दैट द थेरेपिस्ट और फ्रेंड इज एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड विद देम, कि वो अब उस पे फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री है। इवन इफ is not that way, इवन हम उस वक्त भी फील कर रहे होते हैं जब दूसरा सामने वाला फील ना भी करे, तब भी हमें फील हो रहा होता है यार मैंने गलत बात कर दी है, ठीक है मैंने गलत बात कर दी है, तो मतलब वो हम उसको ना फील कर रहे होते हैं कि यार नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये बोलते हैं इसको प्रोजेक्टिव आइडेंटिटी। उसके बाद ये कोई बहुत कॉमन या बहुत आम नहीं पूछता, लेकिन ये डिफेंस मैकेनिज्म के में आ रहा था इसलिए बता दिया, ये भी हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? हम लॉजिकली चीजों को कोई वजह दे के कोई रीजन दे के एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ये बेसिकली रैशनलाइजेशन के ही तरह का है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर भी हम लॉजिक दे रहे होते हैं चीजों की, लॉजिक दे के हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्लोजली रिलेटेड टू रैशनलाइजेशन द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोग्रेस टू अवॉइड इमोशनल एक्सप्रेशन, affective experiences are thought about rather than experienced। ये अजीब सी डेफिनेशन थी, लेकिन फिर मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ पर ऐड की ताकि सा इजी हो भी। डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इंडिविजुअल डील्स विद इमोशनल stressors by abstracting the situation and analyzing it in an objective and rational manner। रैशनल वे में उसको डील कर रहा होता है rather than experiencing and processing the emotions associated with it। उसके साथ जो इमोशंस एसोसिएट हैं उनको एक्सपीरियंस करने के बजाय उसको उसकी वजह दे रहा होता है, लॉजिक दे रहा होता है, यार इस वजह से ये हो गया। नहीं मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप फेल हो जाएं तो आप कहते हैं यार ना मैंने ना मेहनत ही नहीं की थी इसलिए मैं फेल हो गया, या मेरे निगरान ही अच्छे नहीं थे इसलिए मैं फेल हो गया, या मेरे टीचर ही अच्छे नहीं थे इसलिए मैं फेल हो गया। अब आप इससे क्या कर रहे होते हो? आप उस फेल होने के साथ जो फीलिंग्स अटैच है ना, शर्मिंदगी वाली, इंसल्ट वाली, या आप कह सकते हैं अनकंफर्टेबल होना, जो उस फीलिंग उसके साथ फीलिंग आपकी अटैच है, उससे बचने के लिए आप ये लॉजिक दे रहे होते हो, रीजन दे रहे होते हो, ठीक है। रिमूव देमसेल्व्स इमोशनली फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन, खुद को सिचुएशन से निकालने के लिए कि यार मेरे साथ इसलिए हो गया कि ये बंदा ही ऐसा था, या मेरे पेपर ही सही मतलब कि टीचर ही अच्छे नहीं थे, या कोई और चीज। अ पर्सन हु हैज जस्ट रिसीव्ड अ टर्मिनल इलनेस डायग्नोसिस में यूज इंटेलेक्चुअलाइजेशन एज अ वे टू कोप विद द सिचुएशन, दे मे फोकस ऑन द मेडिकल डिटेल्स। वो ये देखना शुरू कर दे कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मैं कितनी जल्दी रिकवर कर जाऊंगा, ये वो। अब एक्चुअल फीलिंग से वो बचना चाह रहा है, डायग्नोज वाली से। आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? खुद को किसी वाक्य से, किसी सोच से, फीलिंग से, बिहेवियर से अलग कर लेना, उसको आइसोलेशन कहते हैं। सेपरेशन ऑफ अ थॉट फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड इफेक्ट, उस ताकि उसका जो एसोसिएटेड इफेक्ट है ना उससे बचा जा सके और उससे अलग मतलब के हो जाते हैं हम इसमें। कैसे? मैकेनिज्म इन विच पर्सन मेंटली सेपरेट्स देमसेल्व्स एज फ्रॉम द इमोशनल और ट्रॉमेटिक इवेंट, उससे सेपरेट कर हो जाता है। द डिस्कनेक्ट, दे डिस्कनेक्ट आर
अच्छा ये कि कंपार्टमेंटलाइज, ठीक है, कंपार्टमेंटलाइज देयर इमोशंस एंड देयर थॉट्स फ्रॉम द इवेंट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू कोप विद इट। उससे मतलब कि सेपरेट हो जाता है, लैदा होने की कोशिश करता है, उससे लैदा करने की कोशिश करता है ताकि उसके जो आप कह सकते हैं उसके इफेक्ट से बचा जा सके, इन्फ्लुएंस से बचा जा सके। मिसाल के तौर पर अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस अ ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज कार एक्सीडेंट, एक बंदे ने कार एक्सीडेंट देखा या उसके साथ हुआ, मे आइसोलेट द मेमोरी ऑफ द इवेंट एंड पुश इट आउट ऑफ देयर माइंड। वो उसको भुलाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उससे लैदा होने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, इससे शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि अगर डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है तो वो बाकी तमाम चीजों से आइसोलेट कर लेता है, खुद को अलहदा कर लेता है तमाम सोचों से। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मतलब कि अगर मैं दूसरी चीजों से खुद को आइसोलेट नहीं करूंगा तो मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑपरेशन सही से नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये भी एक आइसोलेशन की अच्छी मिसाल है। आइडियलाइजेशन, ओवर एस्टिमेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स क्वालिटीज, किसी को ओवर एस्टिमेट कर देना या किसी को बहुत पसंद करना आप कह सकते हैं। अच्छा, in which idealization in which a person attributes highly positive qualities, किसी पर पॉजिटिव क्वालिटीज को लगा देना, एट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ना देखना, ये आइडियलाइजेशन है। someone or something often exaggerate करना और इग्नोर नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देना, ठीक है। आइडियल वही होता है जिसके सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव समझ आ रहे होते हैं या नजर आ रहे होते हैं। दिस कैन बी अ वे टू कोप विद द एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट दैट अराइजेस फ्रॉम अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ द पर्सन आर अ सिचुएशन। ये हम इसलिए कर रहे होते हैं कि एंजाइटी से, मिसाल के तौर पर अ पर्सन इन अ न्यू रिलेशनशिप में आइडियलाइज देयर पार्टनर focusing only on their positive qualities and ignoring any negative traits। जब हमारी कोई नई दोस्त या कोई फ्रेंड बनता है तो हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आइडियलाइज कर रहे होते हैं। A child who has a difficult relationship with their parent may idealize them as a way to cope with the stress and pain of the situation। अब अगर फर्ज करो बच्चे के जो पेरेंट्स है सही से उसके साथ नहीं कर रहे, उसके साथ सही सलूक नहीं कर रहे या उसके साथ जिस तरह से केयर करनी चाहिए उस तरह नहीं कर रहे, तो वो फिर उनको आइडियलाइज कर रहा होता है, उनको मतलब कि एंजाइटी से बचने के लिए या इमोशनल डिस्ट्रेस से बचने के लिए वो दलील दे रहा होता है कि यार पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, वालिदैन तो वालिदैन ही होते हैं ना, आइडियलाइज करना शुरू कर देता हूँ। अगर फर्ज करें डांट भी दिया है तो हम ये कह रहे होते हैं कि यार पेरेंट्स तो डांट ही लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेरेंट्स की डांट कौन सा बुरी होती है, पेरेंट्स की डांट तो अच्छी होती है। तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी, यहां तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़े या तो फिर सर ये लास्ट में जो आपने आइडियलाइजेशन और उससे ऊपर क्या था सर? आइडियल है, आइडेंटिफिकेशन। जी आइसोलेशन था, नहीं, इससे ऊपर सर। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हाँ जी, ये प्रोजेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या है, हमने सीखा कि भाई इसमें हम उसकी कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन में, और प्रोजेक्टिव में उसको हमें समझ आ रही होती है कि भाई इसकी क्या है वजह ना, और हम उससे कार्बन अनजान बन रहे होते हैं। तो इसमें फिर स्लाइटली क्या डिफरेंट है कि हमें इसकी मतलब उसमें हमें पता चल रहा होता है हमारे बिहेवियर के भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसमें भी तो लॉजिकली हमको, या इसमें कुछ और है कि हम उसकी लॉजिक वैसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये क्या है? मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में और प्रोजेक्टिव में? जी सर, आइडेंटिफिकेशन में। प्रोजेक्टिव में ये होता है, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन में हम ये देख रहे होते हैं, ये दो स्कूल ऑफ सॉरी दो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, एक ही डिफेंस मैकेनिज्म है। आप जब फर्ज करें किसी से आप गुस्से होती हैं या आपने किसी से गुस्से में बात कर ली है, ठीक है, आपने अपने छोटे भाई से गुस्से में बात कर ली है, बाद में आपको क्या फील हो रहा था, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब कि उसने आगे से उसको अच्छा, आपके भाई को अच्छा फील नहीं हुआ या आपका भाई शर्मिंदा हुआ या आपके भाई को गुस्सा आ गया, आपको पता चल गया कि यार मुझे ये गलत मैंने कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हो आप अपने बिहेवियर को जो आपने प्रोजेक्ट कर दिया होता दूसरे पर। मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि हमें खुद से फील होता है कि हमने अच्छा नहीं किया, इसमें कोई जी लॉजिक जी कोई। जी 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 उसी तरह की बात है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह की। जी सर। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या है कि हम
लॉजिक मतलब दे रहे होते हैं, सिंपल बात जहन में रखें आपने, लॉजिक दे के एक्सेप्ट करना होता है सिचुएशन को। मतलब अगर उसको मैंने डांटा है और मुझे फील हुआ, लेकिन मैं उसको बाद में उसको लॉजिकली भी तो कर सकती हूँ कि हाँ उसकी गलती थी, उसने ये किया तो मैंने उसको डांटा, उसके तो जी असर जी नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम बाज दफा ना एक सिचुएशन पे बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं, लाजमी नहीं एक सिचुएशन पे आपने एक ही करना है, ठीक है सर। एक से ज्यादा भी कर रहे होते हैं बाज दफा हम। अच्छा जी, उसके बाद है इंट्रोजेक्शन। बाज दफा ऐसा, बल्कि ये अक्सर ऐसा होता है, अगर हम कुछ गलत कर दें तो एक तो हमें ये फील हो गया कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर उसके बाद हम एक और डिफेंस मैकेनिज्म उसके ऊपर यूज कर रहे होते हैं कि यार ये तो मतलब कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं या रैशनलाइजेशन कर रहे होते हैं कि उसकी गलती थी तो मैंने ऐसे कर दिया, उसको किसने बोला था कि ऐसा करे। ठीक है, अब यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन भी कर रहे हैं, प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है हमारी। ठीक है, 3-4 यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या होता है? इंट्रोजेक्शन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन इंटरनलाइज वैल्यूज, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप। ये प्रोजेक्शन का उलट, आई थिंक ये प्रोजेक्शन का उलट होता है या किसका होता है, देखते हैं। ऑफन विदाउट क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम द इंडिविजुअल टेक्स ऑन द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। इसमें क्या होता है इंट्रोजेक्शन के अंदर? बेसिकली ये होता है कि हम उसका प्रोजेक्शन का ऑपोजिट होता है। उसमें हम अपनी जो क्वालिटीज या अपनी जो करेक्टरिस्टिक जो हम हमारे अपने बिहेवियर फीलिंग्स होती हैं दूसरे पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंट्रोजेक्शन के ऊपर अंदर क्या होता है कि हम दूसरे की क्वालिटीज, फीलिंग्स या थॉट्स को हम अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसको अपना लेते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोजेक्शन। सिंपल सी बात है, ऑपोजिट होगा प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन में हम अपनी दूसरों पर थोप रहे होते हैं, इंट्रोजेक्शन के अंदर हम दूसरों की जो फीलिंग्स, थॉट्स वगैरह हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपना रहे होते हैं। सिंपल। अ चाइल्ड, अच्छा, सेंट्रल टू डेवलपमेंट ऑफ द ईगो एंड सुपर ईगो। वो कहते हैं कि इसी में मतलब ये हमारा जो होता है ईगो और सुपर ईगो को डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो इसी में हो रही होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द ऑपोजिट ऑफ प्रोजेक्शन। ये आइडेंटिफिकेशन की तरह ही है कहते हैं, और आइडेंटिफिकेशन की तरह का ही डिफेंस मैकेनिज्म है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, और ऑपोजिट है प्रोजेक्शन का। अच्छा, एग्जांपल ऑफ इंट्रोजेक्शन क्या है? चाइल्ड हु इज कॉन्स्टेंटली टोल्ड दैट दे शुड बी अ डॉक्टर में इंटरनलाइज दिस बिलीफ and pursue a medical career even if it does not align with their true interest or passions। अब यहाँ पर बच्चा क्या है, उसने डॉक्टर को देख लिया, अपने घर में देख लिया या कहीं बाहर देख लिया, तो अब उसने उसको इंटरनलाइज कर लिया, इंट्रोजेक्ट कर लिया कि मैंने बनना ही डॉक्टर है, डॉक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लिया कि मैंने बनना ही डॉक्टर है। फिर वो उसी तरह से आगे बढ़ता चला जाए, इवन के उसके जो इंटरेस्ट हैं वो भी चाहे उससे ना मिल रहे हों। ठीक है, दूसरे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेना या उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देना। ठीक है, इसी तरह की बाकी एग्जांपल्स भी आपने देख लेने। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनाना, किसी के साथ पहचान शो करना, ये आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। अनकॉन्शियस अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन क्या है? अडॉप्शन, हाँ, अनकॉन्शियस अडॉप्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अदर्स, ये भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम थ्रू एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सुपर ईगो। ये सुपर ईगो में इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो शनाख्त है ना दूसरे के साथ एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को या दूसरे की आदत को हम अपना रहे होते हैं इसमें ना, आइडेंटिफिकेशन में, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए। अगर हमें वो कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए, अगर हमें एहसास कमतरी है उसको खत्म करने के लिए या उसको छुपाने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन की एक सिंपल सी मिसाल आपने अक्सर हम देखते हैं कि हम जो सेल्फी लेते हैं या ऑटोग्राफ लेते हैं ना, ये भी इसी के अंदर आ जाता है कि हम उसके या तो आइडियलाइज कर रहे होते हैं उसको या फिर आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं उसके साथ। आइडियलाइज भी कर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे होते हैं हम। ये जो पिक्चर लेना, सेल्फी लेना है और ऑटोग्राफ वगैरह लेना है ना। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। अ चाइल्ड हु एडमायर्स अ टीचर में अडॉप्ट देयर मैनरिज्म एंड स्पीच। एक बच्चे को अगर टीचर बहुत अच्छा लगता है तो वो क्या करेगा? उसी टीचर की तरह बनने की कोशिश करता है, वो उसी टीचर की तरह बोलने की कोशिश करता है, उसी टीचर की तरह पढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन उसके साथ करने की कोशिश करता है। मॉडलिंग के एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है, लाइक जैसे मॉडलिंग की हम बात करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरह भी है ये। अच्छा, उसके बाद है जी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब भी होता है अपनाना। ठीक है, थॉट,
सर सॉरी ये रिपीट करिएगा लास्ट वाला जो आपने कराया है। कौन सा? ये अ, आइडेंटिफिकेशन, नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन से ऊपर वाला। इंट्रोजेक्शन। जी सर, इंट्रोडक्शन को उसको बस लिखना है, इंट्रोजेक्शन, नोट लीजिए। इंट्रोजेक्शन का मतलब हमने प्रोजेक्शन को पढ़ा था ना कि अपनी जो करेक्टरिस्टिक्स है या अपनी फीलिंग थॉट वगैरह दूसरे पर प्रोजेक्ट कर देना, दूसरे पर अप्लाई कर देना या दूसरे पर थोप देना। इसमें क्या होता है, हम दूसरों की करेक्टरिस्टिक्स अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंट्रोजेक्शन के अंदर। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि एक डॉक्टर कॉन्फिडेंट होता है, डॉक्टर को कोई मसला नहीं होता, डॉक्टर की सब लोग इज्जत करते हैं। अब हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, इंटरनलाइज कर लेंगे, यार मैंने भी डॉक्टर बनना है क्योंकि इसकी इज्जत बड़ी होती है, इसको कोई मतलब डांटता नहीं है, इसको कोई इसके खिलाफ कोई नहीं जाता, ठीक है। तो उस चीज को हम इंटरनलाइज करते हैं, तो फिर उस तरफ ही चल पड़ते हैं हम डॉक्टर बनने की तरफ, चाहे हमारे इंटरेस्ट ना भी हो। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर सेफ्टी नजर आ रही है, या कोई भी रीजन हो सकती है उसकी, जो हमें एंग्जाइटी से बचा रही होती है, मेंटल इशू से बचा रही होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस से बचा रही हो, वो कोई भी चीज हो सकती है। ये एक सिंपल सी मिसाल, ठीक है। हाँ जी ठीक है, समझ आ गई, जवाब तो दे दिया करें। इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफिकेशन में क्या फर्क है? दोनों में तरफ में हम उसकी सिफात को ही तो अपने ऊपर तारी कर रहे होते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम उसकी तरह पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब उसके साथ हम पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ा सा माइनर सा इनमें डिफरेंस होगा, आपको उसको समझना होगा, ठीक है। कि हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो है पहचान उसकी जैसी हो, यानी कि मुझे उसकी तरह लोग समझना शुरू कर दें कि यार ये तो वैसा ही बंदा है, या उसी तरह का है, या ये बिल्कुल इसकी करेक्टरिस्टिक्स उसी की जैसी, अदात उसी की जैसी, उसको आइडेंटिफिकेशन के उसके नाम से आपको पहचाना जाए। डॉक्टर की बात जो मैंने की है उसमें यह है कि आप करेक्टरिस्टिक्स अपना रहे हो, वो कोई भी हो सकती है, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स अपना रहे हो, उसका पेशा अपना रहे हो कि मैंने ये बनना है, ठीक है। उसमें आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ तो नहीं ना आइडेंटिफाई हो रहे उसमें। जी जी, जी जैसे सर ये लोग जैसे ये मिमिक्री वाले या जैसे कमेडियन करते हैं कि बंदे के जैसा बिल्कुल, तो वो ऐसा ही हम उसको समझने लगते हैं, उसका स्पीच पैटर्न फॉलो कर लेते हैं या ड्रेसिंग उसके जैसी करके। लेकिन उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म में यूज तो नहीं ना करेंगे। समझना एक अलग चीज है, हाँ जी समझना तो ठीक है, एक अलग चीज है, लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। जी सर, समझने के पर्सपेक्टिव से कि हम उसके जैसा वैसे बनने की कोशिश करते हैं कि जी लोग जी वैसा समझें। जी जी। जी सर ठीक। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर पर्सन हु, थर्ड जो एग्जांपल है, पर्सन हु इज फैन ऑफ अ सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी का फैन हो, मे ड्रेस एंड एक्ट लाइक देम इन एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई विद देम। अब आप उस जैसा शो करने के लिए खुद को, या उसके साथ एसोसिएशन शो करने के लिए कि मैं उसको पसंद करता हूँ या मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप उसी की तरह एक्ट मतलब करना शुरू कर देते हो, एक्ट करना शुरू कर, ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हो। ये आइडेंटिफिकेशन कि आपकी पहचान उससे हो कि यार ये शाहरुख खान का फैन है या शाहरुख खान की फैन है, इस तरह की बात। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, थॉट टू कमेंस इन द ओरल फेज, दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंट्रोजेक्शन दैट इज अ सेंट्रल टू प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर दो जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होंगे, इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। इट इज अ प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ अनदर इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी उन्हीं तरह का देखे हैं जो इनकॉर्पोरेशन है ना, इसमें इंट्रोजेक्शन भी आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्विजिशन होती है कि बच्चा क्या कर रहा होता है, अपनाने की कोशिश कर रहा होता है करेक्टरिस्टिक्स को। Incorporation is a psychological defense mechanism, second definition, in which a person takes in external objects or experiences and internalize them as a part of their own self, अपनी सेल्फ पार्ट बनाने की कोशिश करता है। This can be a way to cope with the loss or separation from someone or something, or to gain a sense of control over a situation। ये हम मतलब इन दो तीन वजूहात की वजह से कर रहे होते हैं कि लॉस को हम कंपनसेट कर रहे होते हैं, ठीक है, सेपरेशन से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं इनकॉर्पोरेट करके। मिसाल के तौर पर, आप पर्सन हु हैज लॉस्ट अ लव्ड वन may keep their possessions and incorporate them into their own life as a way of feeling close to them। अगर कोई आपका बहुत करीबी किसी की डेथ हो गई है, छोड़ के चला गया है, तो आप उसकी चीजों को अपने पास रखें, उसको यूज करना शुरू कर दें, या फिर उसको याद के तौर पर अपने पास रख लें, उसके साथ एसोसिएट करने के लिए, यानी कि उसकी चीजों को अपना लें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह के हैं, याद रखिएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म आपको कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज का मतलब उनके मीनिंग एक जैसे ही होंगे। तो आपको जब जहां पर जो भी डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया होगा ना, आपने उस हिसाब से उसको कर देना। यानी कि अगर आप आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोजेक्शन को अगर एक तरह से डिफाइन कर देंगे ना, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इनकॉर्पोरेशन, अब ये भी इन दोनों के साथ मिलता जुलता, आइडेंटिफिकेशन और इसके साथ इंट्रोजेक्शन, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अगर मिलते जुलते एक जैसी भी डेफिनेशन इसकी कर देंगे तो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये वैसे इतना पूछा नहीं जाता, 8-10 ही हैं जो बहुत फेमस है, जिनमें से एक हम अब भी पढ़ने लगे हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो मोस्टली हम यूज भी कर रहे होते हैं। रीडायरेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स एट ड्राइव्स फ्रॉम द देयर प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू अ मोर एक्सेप्टेबल लेस थ्रेटनिंग सब्स्टिट्यूट। अपनी फीलिंग्स, थॉट और बिहेवियर को या इमोशंस को लेस थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर एक्सप्रेस कर देना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देना, जो हम अक्सर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर या घर के अंदर कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा तो हम जाके छोटे बहन भाइयों को वो गुस्सा निकालते हैं उन पे जाके, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपके बॉस से आपकी लड़ाई हुई है, ठीक है, अब वो बॉस पे तो आप गुस्सा नहीं निकाल सकते ना, आप घर पे आके छोटे बहन भाइयों पे गुस्सा निकाल देते हो, तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन क्या होता है? द रीमॉडलिंग एंड अल्टरेशन ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी टू मीट पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और विशेष। रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके या चेंज करके, रीमॉडल करके उसको अपना लेना, समझना, ताकि प्रॉब्लम से बच सको, ये डिस्टॉर्शन कहलाती है। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी देखते हैं, psychological defense mechanism in which a person distorts or alters their perception of reality, या चेंज कर देना या ऑल्टर कर देना रियलिटी को, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स चेंजिंग और मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे, मैनिपुलेट करना या चेंज करना, वही वाली बात कर रहा है कि लेस थ्रेटनिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग विद देयर वेट may distort their perception of their body size, seeing themselves as thinner or larger than they actually are। अब अगर किसी को कहते हैं कि किसी का वजन बढ़ा हुआ है, उसको प्रॉब्लम है वेट की वजह से, या कम होने की वजह से या ज्यादा होने की वजह से, तो अब हम उसको क्या कर रहे होते हैं? रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप स्मार्ट हैं, ज्यादा ही स्मार्ट हैं या ज्यादा ही पतले हैं या पतली हैं, तो आप अपने आप को आईने में देख के ना, या आप थोड़े से कहते खुले कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के, तो आप खुद को ये साबित कराने की, फील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यार इतनी भी मैं मोटी, इतनी भी पतली नहीं हूँ, या इतनी भी स्मार्ट नहीं हूँ। यानी कि ये हमारी साइकोलॉजी जो हम तो आमतौर पर हम यूज कर रहे होते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। अगर आपको फर्ज करो आपके बाल अच्छे नहीं है, लड़कियों को बाल बड़े प्यारे होते हैं, अगर बाल आपके अच्छे नहीं है, ठीक है, आपके बाल छोटे हैं या आपको बालों को प्रॉब्लम है, तो आप अब शीशे में देख देख के खुद को हौसला दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, ठीक ठाक तो बाल पड़े हैं मेरे, ठीक है। तो ये हम डिस्टॉर्ट करके अब उस परेशानी से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमें उस खराबी की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये भी हम आमतौर पर यूज कर रहे होते हैं, खुद को हौसला देने वाली बात है ये। अच्छा, उसके बाद है जी डिसोसिएशन, डिटैचमेंट, डिटैच कर लेना, खुद को अलग कर लेना, ठीक है। Psychological defense mechanism in which person disconnect from their thought, feeling and memories to cope with the traumatic, और खुद को मतलब फीलिंग्स और थॉट से अलग करने की कोशिश करना कि आप उससे बच सके। ये वो वाली बात है, आइसोलेशन वाली बात, उसी से मिलता जुलता है ये वाला भी, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सप्रेशन। सप्रेशन जो आप हमने रिप्रेशन देखा था ना, दबाने वाली बात, तो ये सप्रेशन भी उसी तरह का। सप्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली पुश अवे थॉट्स, इमोशंस और इंपल्सेस दैट दे फाइंड अनकंफर्टेबल। वो थॉट्स, फीलिंग्स या जो सिचुएशंस होती हैं, इमोशंस होते हैं जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको हम दबाने की कोशिश करते हैं, उनको पुश करने की कोशिश करते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ी। सब्लिमेशन, ये भी आमतौर पर पढ़ा जाता है, ये भी बहुत फेमस है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। सब्लिमेशन क्या होता है? अनएक्सेप्टेबल जो आपके बिहेवियर, फीलिंग्स या थॉट्स होती हैं, उनको एक्सेप्टेबल वे में या एक्सेप्टेबल मैनर में आप एक्सप्रेस करना शुरू कर दो, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप बॉक्सिंग करना शुरू कर दो, कराटे करना शुरू कर दो, तो वो एक आप कह सकते हैं एक्सेप्टेबल वे में आप अपना गुस्सा जितना मर्जी जहां मर्जी निकाल दो, नो इशू, जितना मर्जी वहां पर निकालते जाओ, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन,
substitution, a defense mechanism that involves replacing an acceptable or unattainable goal, object or emotion with the more acceptable. Unacceptable goal को acceptable में change करना substitution कहता है. Substitute का आपको पता ही है, मुतबादल. A student who fails an exam may substitute their anger towards themselves with blaming the teacher for not teaching well enough. अब आप फेल हो गए हो तो उसका वो वाला जो गुस्सा है आप अपने टीचर को ब्लेम करके निकाल सकते हो, या ब्लेम कर सकते हो कि उन्होंने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया. ठीक है, अब उस गलती की या उस जो आपके साथ आपका काम हुआ है खराब, यानी कि फेल हुए आप. अ पर्सन हु इज अनएबल टू परस्यू देयर ड्रीम करियर, अगर वो अपना ड्रीम करियर नहीं परस्यू कर पाया तो उसके सब्स्टिट्यूट में वो क्या करेगा, इट विल substitute it with the hobby that brings them a sense of fulfillment. फिर वो काम करने की कोशिश करता है या उस काम की तरफ चला जाता है जो मतलब कि उसके लिए इजी है या वो उसके लिए करना आसान है. ठीक है, वो उसका सब्स्टिट्यूट कर ढूंढ लेता है. सिंबलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ objectionable ideas, objects with neutral ones through unconscious means, यानी कि डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में या डिफरेंट चीजों की फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशंस की फॉर्म में समझना. डिफेंस मैकेनिज्म, इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस और थॉट्स थ्रू सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स रादर देन डायरेक्टली. किसी बिहेवियर के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना या उसको समझना या किसी और तरीके से, इसको बोलते हैं सिंबलाइजेशन. इट इज अ वे ऑफ कोपिंग विद द सिचुएशन, सिचुएशन से कोप करना. मिसाल के तौर पर यूजिंग अ पिक्चर और अ पेंटिंग टू रिप्रेजेंट अ मेमोरी और अ फीलिंग. किसी फीलिंग को या मेमोरी को आपने जाहिर करना है तो आप पिक्चर के थ्रू कर रहे होते हैं. कीपिंग अ स्टफ्ड एनिमल और अ टॉय टू कोप विद सेपरेशन एंजाइटी. अगर आपको सेपरेशन एंजाइटी है तो अपने पास कोई मतलब कि खिलौना रख लेना या टॉय रख लेना या कोई और चीज रख लेना. यूजिंग अ टैटू टू एक्सप्रेस पर्सनल वैल्यूज और इमोशंस, इमोशंस को शो करने के लिए आप टैटू यूज, यानी कि जिसमें आप डिफरेंट सिंबल्स या चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं कोप करने के लिए सिचुएशन को, उसको बोलते हैं सिंबलाइजेशन. सर दुखी दुखी स्टेटस लगाना भी हो सकता है. सिंबलाइजेशन हाँ जी हो सकता है, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को शो करने में हो सकता है. अच्छा, उसके बाद है स्प्लिटिंग. ये भी वही वाली बात है, आइसोलेशन वाली बात. आई थिंक उसमें भी हम अलग होते हैं, इसमें भी स्प्लिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें. इनएबिलिटी टू इंटीग्रेट अपोजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी. नहीं, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है. मैनिफेस्ट एज द पोलराइज्ड डिवीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनटू गुड और बैड. इसमें हम पोलराइज कर देते हैं चीजों को, यानी कि अच्छा या बुरा, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, अच्छा या बुरा. ठीक है, ब्लैक या व्हाइट. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु कैटेगराइज पीपल एज फ्रेंड्स और एनिमीज. या तो लोगों को वो दोस्त समझता होगा या दुश्मन समझता होगा. ठीक है, अ पर्सन सीज देमसेल्व्स एज परफेक्ट. खुद को परफेक्ट समझता होगा, दूसरों को समझता होगा यार इनमें मतलब दूसरों में गलतियां होती हैं, दूसरे काम सही नहीं कर पाते. ठीक है, अच्छा बुरा समझना. ठीक है, दिन रात समझना, इसको मतलब कि वो पोलराइज कर देता है, चीजों को स्प्लिट कर देता है. उसके बाद है रिग्रेशन. अच्छा, ये रिग्रेशन की मुझे आज तक समझ नहीं आई थी, कि मतलब कि काफी देर मुझे समझ नहीं आई इसकी कि रिग्रेशन बेसिकली क्या है, इसको कैसे, अगर हमने इसकी एग्जांपल देनी हो तो कैसे देंगे. आए देखते हैं, शायद आज आपको समझ आ जाए. हाँ जी, ऑल और नन थिंकिंग, वही वाली बात है ये. Regression is a defense mechanism that involves reverting back to an earlier stage of development, usually in response to a stressful or anxiety-provoking situation. बहुत जगह पे मैंने इसको समझने की कोशिश की थी, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज इसको समझते हैं कि रिग्रेशन क्या होता है. आप ये तो डेफिनेशन तो इसकी आपको क्लियर हो जाएगी कि आप किसी अपने बचपन के किसी दौर में चले जाते हैं, बचपन की जो आप का बिहेवियर था वो शो करना शुरू कर देते हैं, इसको रिग्रेशन बोलते हैं. लेकिन इसको एग्जांपल में कैसे हम बता सकते हैं, देखते हैं. अ कॉलेज स्टूडेंट हु इज ओवरवेल्म्ड by the demand of their coursework may start sucking their thumb. अब उसके ऊपर अगर बर्डन है काम का कि उसने करना है, तो वो हो सकता है कि उस एंग्जाइटी में अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दे. एक ये चीज है. अच्छा, अ पर्सन गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट ब्रेकअप मे स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स आर विनिंग लाइक दे डिड व्हेन दे वर अ टीनेजर. अब फर्ज करें किसी का ब्रेकअप हुआ है, वैसे ब्रेकअप हमें इस तरह के जो एग्जांपल्स यूज तो नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से की एग्जांपल हमारी स्टडी के अंदर बच्चों को नहीं देनी चाहिए हमें. ये शायद मैंने चेक नहीं कर सका था, अदरवाइज मैं निकाल देता. लेकिन वैसे भी हम तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वैसे भी मेच्योर हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि छोटे बच्चों के सामने कोशिश करनी चाहिए
कि इस तरह की एग्जांपल्स ना दी जाएं ताकि उनका जो है ना वो जहन भी उस तरफ ना जाए। अच्छा खैर, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है ना तो वो अब फिर क्या कर रहा होगा, गुस्सा कर रहा होगा, गुस्सा दिखा रहा होगा, वो बिहेवियर शो कर रहा होगा जो बचपन में दिखाता होता था। ठीक है। अच्छा, एन अडल्ट हु इज एंशियस अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू जॉब में स्टार्ट वेटिंग द बेड। अब एक बंदे ने जॉब स्टार्ट करनी है, इतनी एंग्जाइटी उसको हो रही है कि उसने अपना बेड गीला करना शुरू कर दिया है, ये बचपन में जो किया करता था। अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में स्टार्ट रिलाइंग ऑन देयर पेरेंट्स फॉर सपोर्ट लाइक दे डिड व्हेन दे वर अ चाइल्ड। एक बंदा अगर उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं तो वो फिर से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करना शुरू कर दे। ऐसा बचपन में भी वो किया करता था। तो ये है बेसिकली रिग्रेशन। ठीक है, मैं समझता था इसको कि बेसिकली जहनी तौर पर सोचना, कि बस जहनी तौर पर बच्चों की तरह सोचना। मैंने कहा यार इस तरह हम बच कैसे सकते हैं एंग्जाइटी से, लेकिन एक्चुअल में हम वो उस तरह से चीजें कर रहे होते हैं जो हम बचपन में करते हैं ना। अब बचपन में जब हम चीजें कर रहे होते थे ना, उसके पीछे लॉजिक क्या होती है, अगर लॉजिक भी आपसे कोई पूछ ले, बचपन में हम जब चीजें कर रहे होते हैं ना या अर्ली डेवलपमेंट में वो जो काम कर रहे होते हैं उसका हमसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, यानी कि उसके बारे में हमें पनिशमेंट नहीं मिलती, वो उसके बारे में हमें कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, इसलिए हम जा रहे होते हैं। यानी कि उस वक्त हमें उस रिस्पांस की वजह से कोई आगे से नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव रिस्पांस या फिर हमें पनिशमेंट नहीं मिलती, इसलिए यानी कि हम उस बिहेवियर की वजह से उस वक्त रिलैक्स होते थे, रिलैक्स फील करते थे, उस वक्त हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। इस वजह से हम ये रिग्रेस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस बिहेवियर में मुझे उस वक्त भी मैं कंफर्टेबल फील करता था या मुझे कोई मसला नहीं होता था। इस वजह से रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? रिएक्शन फॉर्मेशन, आप जो एक्शन कर रहे होते हैं उस आपके माइंड में या आपकी फीलिंग या थॉट जो होती है ना, उसके उलट अगर आप फील कराना शुरू कर दें, ऑपोजिट बिहेव करना शुरू कर दें, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर एक बंदे को आप पसंद नहीं करते, ठीक है, एक बंदे को आप पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप एक फर्ज करें आपकी फ्रेंड ऐसी है, आपकी दोस्त ऐसी है कि आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन ये है कि आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, फिर आप क्या करते हो, आप आपके दिल में तो उसके लिए है कि आप उसको पसंद नहीं करते बिल्कुल, लेकिन जब वो आपसे मिलती है तो आप बड़े मोहब्बत से, प्यार से, फ्रेंडली होकर उसको मिल रहे होते हो। तो यानी कि आपके जो एक्चुअल बिहेवियर होता है या फीलिंग होती है उसके उलट आप कर रहे होते हो। अ पर्सन हु हेट्स देयर जॉब में गो आउट ऑफ देयर, एक बंदा अपनी जॉब को पसंद नहीं करता लेकिन बाहर जाके वो बता रहा होता है कि मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पर रिश्तेदारों वाली भी लिखी थी मिसाल। अच्छा जी, पर्सन हु फील्स गिल्टी अबाउट देयर ओन बिहेवियर में ओवर एक्ट नहीं, पर्सन हु हैज फीलिंग्स ऑफ एंगर टुवर्ड्स समवन, अगर आप किसी की तरफ आप गुस्से वाली फीलिंग है यानी कि पसंद नहीं करते, मे एक्ट एक्सट्रीमली काइंड एंड फ्रेंडली, आप उसके साथ काइंड और फ्रेंडली शो कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने दोस्त वाली मिसाल दी। रैशनलाइजेशन में अपने मतलब बिहेवियर्स की लॉजिक देना, लॉजिक देके उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है। रिवर्सल का क्या मतलब होता है? एन इंस्टिंक्ट विच थो मेंटेनिंग इट्स एम इज रिवर्स इट्स, इसको छोड़ो, आप इस डेफिनेशन को छोड़ दो, सिंपल डेफिनेशन कर लो। Psychological defense mechanism that involves expressing the opposite of one's true feelings or desires, इसमें भी opposite show कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर a person who is jealous of their friends success, अगर आप अपने दोस्त की सक्सेस से jealous हैं, may outwardly express happiness for them, ये आपको बड़ा देखने को मिलता है। रिवर्सल और रिएक्शन फॉर्मेशन मिलता जुलता ही है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मजे की मिसाल मैं देता हूँ आपको हमारे रिश्तेदारों की। अगर आप फर्ज करो लेक्चरार लग जाते हो ना कल को, या लग जाते हो, तो आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग, एक या दो लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपसे इंतहा का जेलस होते होंगे, लेकिन जब आप लेक्चरर लग जाते हो तो वो आपसे इस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं ना, कि जैसे उनकी तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप लेक्चरर लगे हो। हालांकि घर जाके वो आपको चाहे गालियां निकाले या उसी वक्त गालियां निकाल रहे हो दिल के अंदर, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहे होंगे उलट, वो आपको कह रहे होंगे जी मेरा बेटा आपने तो हमारा फख्र से सर बुलंद कर दिया, ये वो कर दिया, वो कर दिया, हमें तो आप पे बहुत यकीन था, मतलब कि उसका उलट शो कर रहे होते हैं हमारे रिश्तेदार अक्सर। तो इसी तरह अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसका उलट शो करना शुरू कर दो। उसके बाद है जी रेस्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ अ लॉस्ट हाईली वैल्यूड ऑब्जेक्ट बाय अनदर, मतलब के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना। डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एन इंडिविजुअल ट्राइज टू मेक इमेंड्स ऑफ फॉर अ पास्ट लॉस और मिस्टेक बाय डूइंग समथिंग पॉजिटिव और हेल्पफुल, ये हमने एक देखा था ऊपर जिसमें
वो हमारे पेरेंट्स बैलेंस कर रहे होते हैं, कौन सा देखा था हमने? बैलेंस जिसमें किया जाता है, अगर डांट दिए तो बाद में हमें खाना बना के दिया जा रहा होता है, हमारी खिदमत की जा रही होती है। कौन सा था? आई थिंक अनडूइंग था। अनडूइंग के साथ मिलेगा ये। A student who failed a class may volunteer to help the teacher with the organizing। एक बच्चा फेल हो गया तो अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है? टीचर के साथ काम करा रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है, दूसरों के काम आ रहा है। A spouse who cheated may make an extra effort। अगर एक मतलब के हस्बैंड वाइफ में से किसी ने अगर चीट किया, फर्ज करें हस्बैंड ने चीट किया है, अब उसको पता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, वाइफ को पता चल गया इसने मुझे चीट किया है, अब वो क्या कर रहा है हस्बैंड? अब वो कोशिश करेगा कि ज्यादा केयर करे पहले से, उसके लिए ज्यादा केयर शो करे, उसके लिए गिफ्ट्स लाए, ठीक है, उसके काम में हाथ बटाए, किसी तरह से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। अब वर्कर हु मेड अ कॉस्टली मिस्टेक, अगर किसी ने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी एक वर्कर ने किसी प्रोजेक्ट में, तो फिर वो क्या करता है? मे वर्क ओवर टाइम टू फिक्स द एरर। फिर वो ओवर टाइम कर रहा होता है और नए प्लान बना के दे रहा होता है कि ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। एक्टिंग आउट का क्या मतलब होता है? बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस इमोशंस। एक्टिवली कुछ करना यानी कि बिहेवियरली कुछ करना। रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस और एंजाइटी बाय एंगेजिंग इन इंपल्सिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर शो करना किसी किस्म का एंजाइटी की वजह से। स्टूडेंट हु हैज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट एन अपकमिंग एग्जाम might act out by disrupting class or being disruptive during study sessions। यानी कि अगर उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो वो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू कर दे, ठीक है। अ पर्सन हु इज अपसेट विद देयर पार्टनर माइट एक्ट आउट बाय चीटिंग ऑन देम और गेटिंग इनटू अ फिजिकल अल्टरकेशन। अब अगर फर्ज करो वो अपने कोई पार्टनर है, वो उससे खुश नहीं है या उस मतलब के अपसेट है उससे, तो उसको चीट करना शुरू कर दे। उसके बाद चाइल्ड हु इज फीलिंग नेग्लेक्टेड, इसको समझ लें, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, चाइल्ड हु इज फीलिंग नेग्लेक्टेड माइट एक्ट आउट बाय स्टीलिंग और लाइंग टू गेट अटेंशन। एक बच्चा जो कि नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है तो फिर उसको क्या करता है? अटेंशन हासिल करने के लिए वो झूठ बोलना शुरू कर देगा या चीजों को चुराना शुरू कर देगा, ठीक है, ताकि उसको अटेंशन मिले या उस प्रॉब्लम से वो निकल सके, किसी तरह से डाइवर्ट कर सके चीजों को। एक्टिंग आउट कहते हैं। बिहेवियरली कुछ करना। फिक्सेशन, फिक्सेशन आपने अक्सर सुना होगा। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी जगह पर रुक जाना, ठीक है। एक्सेसिव या फिर एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन हो जाना, रुक जाना या एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन हो जाना एट इमेच्योर लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ अरेस्टेड मैचुरेशन। मतलब कि ये हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रहा है, वहां पर आपकी अगर एक्सेसिव ग्रेटिफिकेशन हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन देखें आप, इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल गेट्स स्टक इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट thereby affecting their emotional and social development। के किसी स्टेज पर अटक जाना या वहां पर रुक जाना, उसको फिक्सेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल oral fixation, an individual who has an oral fixation may engage in oral activities such as smoking, drinking or overeating। खुद को एंजाइटी से बचाने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए बहुत से लोग या तो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं या ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, इसको फिक्सेशन कहते हैं। अच्छा, फैंटेसी मतलब के ख्वाब देखना, डे ड्रीमिंग करना, ये फैंटेसी कहलाता है, ठीक है। सिंपल से ये तो है, इतना मुश्किल नहीं है। A student who is struggling with their studies may daydream about being a successful musician or athlete। ख्वाब में देख रहा है कि मैं बहुत कामयाब हो गया हूँ। अगर वो स्टडीज में अच्छा नहीं है तो वो ख्वाबों में मतलब खुद को कामयाब कराने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस एंग्जाइटी से या स्ट्रेस से बच सके। उसके बाद है जी टर्निंग अगेंस्ट द सेल्फ। टर्निंग अगेंस्ट द सेल्फ ये बेसिकली बताया गया है कि हम कब और कैसे जो डिफेंस मैकेनिज्म डिफरेंट यूज कर रहे हो, तो उसकी बात कर रहा है। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म in an unhealthy and unproductive way। This behavior can lead to further problems including anxiety, depression and relationship issues। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, नेगेटिवली आप पर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट इन विच इम्पल्सिस डायरेक्टेड एट अदर्स। दूसरों पर जब आप अग्रेशन शो कर रहे होते हैं, और टर्ड अगेंस्ट वनसेल्फ, आपके अगेंस्ट भी वो आ सकता है। या जाहिर सी बात, अगर आप अग्रेशन शो करेंगे तो फिर उसका आपको रिस्पॉन्स भी तो आएगा ना, तो ये है टर्निंग अगेंस्ट द सेल्फ।
आपके अगेंस्ट ही किसी चीज का चले जाना, आपके किसी बिहेवियर का चले जाना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन डिफेंस मैकेनिज्म के साथ स्टार लगा हुआ है ना, वो दिए हैं एनाफ्राइड ने, वो एसोसिएटेड हैं एनाफ्राइड के साथ, याद रखिएगा, जिनके साथ स्टार लगे हुए हैं वो एसोसिएटेड हैं एनाफ्राइड के साथ। ये देख लेना आपने, जिनके साथ नहीं लगे वो दिए होंगे उन्होंने जो हैं फ्राइड साहब, सिगमंड फ्राइड साहब। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। चलें, आज फिर यही डिफेंस मैकेनिज्म ही होगा और नहीं पढ़ेंगे हम। सर इनको तो याद करने का फार्मूला है कि आपस में मिथ्स ना हो, इतने सारे जो हैं। ये आप हर जो है ना आपका डिफेंस मैकेनिज्म जितने भी हैं, हर एक का अपना अपना मीनिंग है, मीनिंग के हिसाब से याद करते जाएं। अब ये रिवर्सल का क्या मतलब होता है, यानी कि किसी चीज को बैक करना, ठीक है, मुतबादल देना, तो रिवर्स कर देना। इसके साथ रैशनलाइजेशन का मतलब होता है लॉजिक देना, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब के रिएक्शन क्या होता है, हमेशा किसी एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो इससे आपने ये करना है कि आपके जो एक्चुअल बिहेवियर है उसका उलट आप रिएक्शन देते हो, ठीक है। उसके बाद है रिग्रेशन, रिग्रेस का मतलब होता है पीछे जाना, स्प्लिटिंग अलहदा कर देना, सिंबलाइजेशन सिंबल्स, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इनके मीनिंग के हिसाब से याद करेंगे तो। ओके सर। हाँ जी।